को परत दर परत खोलें। ये कंकाल आखिर हैं किसके? वे वहां उस वीरान जगह पर कैसे पहुंचे? और सबसे बड़ा सवाल, उनकी मौत कैसे हुई? चलिए तो फिर इस बर्फीली पहेली की तह तक चलते हैं। तो रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। ज्यादा गहरी नहीं है, मतलब मुश्किल से 2 मीटर। और साल के ज्यादातर महीने तो ये जमी ही रहती है, लेकिन जब गर्मियां आती हैं, बर्फ हटती है, तो जो नजारा दिखता है वो किसी को भी हैरान कर सकता है। इंसानों और घोड़ों के सैकड़ों कंकाल। हाँ, और कुछ पर तो अब भी मांस और बाल तक मौजूद हैं, जो उस बर्फीले मौसम की वजह से इतने सालों तक बचे रह गए हैं। और ये कोई नई खोज नहीं है ना? पहली बार दुनिया की नजर इस पर पड़ी थी 1942 में। बिल्कुल। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर थे, हरे कृष्ण मधुवाल। वो गश्त पर थे और उन्होंने ही इस भयानक मंजर को सबसे पहले देखा था। उन्होंने अंदाजा लगाया कि वहां करीब 300 से 800 कंकाल हो सकते हैं। 1942? हम्म, मतलब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। एग्जैक्टली। और यहीं से इस कहानी का पहला एंगल शुरू होता है। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने सुना तो उनका पहला शक किस पर गया? जापानी सैनिकों पर। बिल्कुल। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत ही तार्किक अनुमान था। उन्हें लगा कि शायद जापानी सैनिकों का कोई दस्ता होगा जो भारत पर हमले के लिए सीक्रेट रास्ते से आ रहा होगा। और शायद किसी बर्फीले तूफान में फंसकर मारे गए। हाँ, मामला बिल्कुल साफ लग रहा था। कुछ सालों तक दुनिया ने यही माना भी, लेकिन फिर जैसा अक्सर होता है, विज्ञान ने इस कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। वो कैसे? जब नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने वहां से कुछ सैंपल लिए, उनकी जो शुरुआती डीएनए जांच हुई, उसने एक झटके में जापानी सैनिक वाली थ्योरी को मतलब पूरी तरह से खारिज कर दिया। अच्छा। हाँ, जांच में साफ हो गया कि यह कंकाल किसी भी पूर्वी एशियाई मूल के नहीं थे। वे भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के थे। ओह, तो मतलब एक आसान सा जवाब एक बहुत बड़े सवाल में बदल गया। अब ये मामला दुश्मन सेना का नहीं रहा, बल्कि अपने ही देश के सैकड़ों लोगों की एक रहस्यमय मौत का बन गया था। सही बात है। इतने सारे भारतीय एक साथ उस वीरान जगह पे क्या कर रहे थे? और जब विज्ञान के पास तुरंत कोई जवाब नहीं होता, तो अक्सर कौन उस खालीपन को भरता है? लोक कथाएं। 1956 में स्वामी प्रणवानंद नाम के एक अन्वेषक ने इस इलाके में काफी समय बिताया और वहां की एक सदियों पुरानी कहानी को दुनिया के सामने रखा। हाँ, कन्नौज के राजा जसधवन ही कहानी है ना? वही कहानी यह है कि राजा जसधवन अपनी गर्भवती रानी और पूरे लाव लश्कर के साथ पास ही में मौजूद नंदा देवी के मंदिर की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। और ऐसी तीर्थ यात्राओं के तो बड़े सख्त नियम होते थे, मतलब सादगी और भक्ति पर जोर, कोई शोर शराबा नहीं। बिल्कुल। और कहानी के मुताबिक राजा ने इन्हीं नियमों को तोड़ा। उन्होंने रास्ते में नाच गाने और जश्न का आयोजन किया, जो उस पवित्र यात्रा की मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ था। और कहते हैं कि इस बात से देवी नंदा नाराज हो गई। और हिमालय में जब देवी देवता नाराज होते हैं तो उनका क्रोध प्रलय लाता है। लोक कथा कहती है कि देवी के गुस्से से अचानक मौसम बदला और आसमान से क्रिकेट बॉल जितने बड़े बड़े ओले बरसने लगे। एक भयानक तूफान जिससे बचने की कोई जगह ही नहीं थी। और उस आसमानी आफत ने राजा, रानी, उनके पूरे दल सबको वहीं खत्म कर दिया। उनके शव बहकर उस झील में समा गए। और सदियों तक यही कहानी रूपकुंड के कंकालों का एकमात्र जवाब मानी जाती रही। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें एक बहुत दिलचस्प बात छुपी है। क्या? मौत की वजह, ओलों का तूफान, ये एक ऐसी कड़ी है जो बाद में वैज्ञानिक जांच में भी लौट कर आती है। ये दिखाता है कि कैसे लोक कथाएं कभी-कभी किसी सच्ची घटना की याद को सदियों तक जिंदा रखती हैं। मतलब कहानी का सार सच हो सकता है, भले ही किरदार बदल गए हों। बिल्कुल। दशकों तक मौत का कारण ओलों का तूफान ही माना गया, पर सिर्फ एक कहानी के तौर पर। फिर आया साल 2019 और विज्ञान ने इस कहानी को दोबारा परखा। और जो सच सामने आया वो इस लोक कथा से भी ज्यादा अजीब था। आप एडविन हानी और उनकी अंतर्राष्ट्रीय टीम की इस बड़ी स्टडी की बात कर रहे हैं? हाँ, वो अब तक की सबसे डिटेल्ड जांच थी। उन्होंने इस पहेली को सुलझाने के लिए 3 अलग-अलग वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया। कौन से 3 तरीके? पहला, रेडियो कार्बन डेटिंग, जिससे पता चलता है कि मौत कब हुई। दूसरा, डीएनए विश्लेषण, जिससे पता चलता है कि वे लोग कौन थे और कहां से आए थे। और तीसरा, हड्डियों की गहरी जांच, जिससे पता चलता है कि उनकी मौत कैसे हुई। और इन तीनों के जवाबों ने ही पूरी कहानी को उलट-पुलट कर रख दिया। अच्छा, तो नतीजों में ऐसा क्या मिला? सबसे पहले तो रेडियो कार्बन डेटिंग ने राजा वाली कहानी पर ही सवाल खड़ा कर दिया।
अगर वो सब एक ही ग्रुप के होते तो सबकी मौत एक ही समय पर हुई होती है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन जांच में पता चला कि ये कंकाल एक समय के हैं ही नहीं। कुछ कंकाल 8वीं सदी के थे तो कुछ 18वीं सदी के। क्या 1000 साल का फासला? हाँ, लगभग 1000 साल का अंतर। तो इसका मतलब ये कोई एक घटना थी ही नहीं। ये तो बुरी पहेली बदल गई। बिल्कुल। और यहीं पर यह रहस्य और गहरा हो जाता है। अब तक हम एक ही सवाल पूछ रहे थे, उस एक ग्रुप के साथ क्या हुआ। अब सवाल यह है, अलग अलग समय पर आए कई ग्रुप्स के साथ एक ही जैसी भयानक घटना कैसे हुई। अच्छा, उसने क्या बताया? वे लोग कौन थे? यहीं पे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि झील में मिले कंकाल किसी एक जेनेटिक ग्रुप के नहीं, बल्कि 3 बिल्कुल अलग अलग ग्रुप्स के थे। 3 अलग ग्रुप्स? हाँ, 23 कंकाल तो दक्षिण एशियाई मूल के थे, जैसा कि हम सोच भी रहे थे, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के लोग। लेकिन 14 कंकाल पूर्वी भूमध्य सागर यानी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन क्षेत्र के थे। 1 मिनट, भूमध्य सागर मतलब आज का ग्रीस या क्रीते? हाँ, उसी इलाके से। यकीन नहीं होता, इतनी दूर से लोग 16,000 फीट की ऊंचाई पर इस वीरान झील में क्या कर रहे थे? बस एक पल के लिए इस बात की गहराई को सोचिए। आज से लगभग 1000 साल पहले ग्रीस या उसके आसपास की किसी द्वीप से लोगों का एक ग्रुप हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हिमालय की इस वीरान झील तक पहुंचा था। वे कौन थे? कोई व्यापारी, तीर्थयात्री या कोई खोई हुई सभ्यता? हम नहीं जानते। ये तो अपने आप में एक और ही रहस्य है, उनकी मौत के रहस्य से भी बड़ा। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे आप कोई पुरानी किताब खोलें और आपको पता चले कि कुछ पन्ने 9वीं सदी में लिखे गए हैं और कुछ 18वीं सदी में, और वो भी अलग-अलग भाषाओं में। दिमाग घुमा देने वाली बात है। तो हमारे पास अलग-अलग जगहों से अलग-अलग समय पर आए हुए लोग हैं। पर वो तीसरा सवाल, उनकी मौत कैसे हुई? क्या हड्डियों की जांच से कुछ पता चला? हाँ, और यहीं पर विज्ञान और लोक कथा एक बार फिर से मिलते हैं। अच्छा। कंकालों की हड्डियों, खासकर खोपड़ियों की जांच में वैज्ञानिकों को मौत का एक ही पैटर्न मिला। सभी के सिर पर गहरी गोल चोटों के निशान थे। ये फ्रैक्चर किसी हथियार या लड़ाई के नहीं थे। ये चोटें ऊपर से गिरी किसी भारी गोल चीज से लगी थी। जैसे बड़े बड़े ओले? ठीक वैसे ही, जैसा सदियों पुरानी लोक कथा में बताया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी लोग, चाहे वो 8वीं सदी के भारतीय हों या 18वीं सदी के भूमध्य सागरीय यात्री, सब एक ही तरह की आसमानी आफत का शिकार हुए। एक विनाशकारी ओलों का तूफान। और उस ऊंचाई पर खुले में ऐसे तूफान से बचने का कोई रास्ता ही नहीं रहा होगा। कथा ने एक कहानी के रूप में जिंदा रखा था। लोक कथा को कैसे तो याद रहा, लेकिन कौन और कब समय के साथ खो गया। बिल्कुल सही। तो अब पहेली ये है, ये कोई एक दल नहीं था, बल्कि सदियों तक अलग अलग ग्रुप्स थे जो उसी एक जगह पर उसी एक तरह से मारे गए। इसने रहस्य को सुलझाने के बजाय और गहरा कर दिया है। वैसे इन भयानक रहस्यों के बीच इस झील के नाम की भी अपनी एक अलग कहानी है ना? कंकाल झील तो इसका नया नाम है, पर इसका असली नाम रूपकुंड क्यों पड़ा? हाँ, जो इस जगह के डरावने सच से बिल्कुल उलट है। एक कहानी के अनुसार जब देवी पार्वती को प्यास लगी तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जमीन पर मारा और वहां से पानी निकल आया, जिससे ये झील बनी। अच्छा, इसीलिए पास की चोटी का नाम त्रिशूल पर्वत है। शायद। और एक दूसरी कहानी तो और भी सुंदर है। वो कहती है कि जब देवी पार्वती ने इस झील के साफ पानी में अपना अक्स देखा तो वो अपने ही रूप की सुंदरता पर मोहित हो गईं, और इसीलिए इसका नाम रूपकुंड यानी सौंदर्य की झील पड़ा। कितना बड़ा विरोधाभास है। जिस झील का नाम सौंदर्य की झील है, उसके अंदर मौत का इतना भयानक मंजर छिपा है। एक तरह से ये हिमालय के दोहरे चरित्र को ही दिखाता है। एक तरफ मन मोह लेने वाली सुंदरता और दूसरी तरफ पलक झपकते ही जान ले लेने वाला खतरा। तो आज की इस चर्चा के बाद हम कहाँ पहुंचे हैं? रूपकुंड एक ऐसी पहेली है जहां सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर से भी लोग आए थे। वे 1000 साल के फासले में अलग अलग समूहों में आए, लेकिन उन सब की मौत का कारण शायद एक ही था, आसमान से बरसती आफत। ये यात्रा एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू हुई थी, ये लोग कौन थे? और अब हम एक कहीं ज्यादा जटिल और गहरी पहेली पर पहुंच गए हैं। अब सवाल यह है कि ये अलग अलग समूह कौन थे और वे 1000 साल के दौरान बार बार उसी एक जगह पर क्यों आते रहे, जहां हर बार उनका अंत एक जैसा हुआ। सही बात है। ऐसा लगता है कि हिमालय अपने दिल में ऐसे कई राज छुपाए हुए हैं। रूपकुंड तो बस उनमें से एक है, जिसकी परतें अब खुलना शुरू हुई हैं।
ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि अगर सदियों पहले भूमध्य सागर जैसे दूर दराज के इलाके से लोग इस सुदूर हिमालयी झील तक पहुंचे थे, तो ये उन प्राचीन यात्राओं, व्यापार मार्गों या शायद उन तीर्थ यात्राओं के बारे में क्या बताता है जिनके अस्तित्व के बारे में हम शायद जानते भी नहीं।